झारखंड। निशा का घर। दादाजी अपने कमरे में बैठे किसी गहरी सोच में डूबे थे कि तभी दादाजी के बड़े बेटे दिवाकर जी आते और अपने पिता से कहते हैं, आप खाना खाने के लिए नहीं आए, कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। दिवाकर जी की बात सुन दादाजी कहते हैं, नहीं बेटा, हम बिल्कुल ठीक है। बस आज इतनी भागदौड़ करने के बाद थोड़ा थकान और गई थी और अब बुढ़ापा कुछ तो असर दिखाएगा ना, इसलिए बस घुटनों में थोड़ा सा दर्द बढ़ गया है। दिवाकर जी पिता की बात सुन कहते हैं, अच्छा तो आप मुझे बताइए अपने वह घुटनों पर लगाने वाली दवाई कहाँ रही है। हम अभी उससे आपके घुटनों को मालिश कर देंगे तो आपको आराम मिलेगा। अपने बेटे को बात सुन दादाजी कहते हैं, नहीं बेटा तुम रहने दो, हमने दवाई खा ली है, सुबह तक आराम हो जाएगा। तुम जाओ जाकर आराम करो, आज सारा दिन तुम भी तो थक गए होगे। अपने पिता की बात सुन दिवाकर जी कहते हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है बाबूजी, आप बस हमें दवा बताइए। दिवाकर जी को ना मानता देख दादाजी उन्हें एक टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, उस पर है। दिवाकर की दवा लाकर दादाजी के पैरों के पास बैठ जाते हैं और पैरों की मालिश करने लगते हैं। अपने बेटे को अपनी इतनी चिंता करते देख दादाजी को बहुत अच्छा महसूस होता है। दवा लगाते हुए दिवाकर जी अपने पिताजी को कुछ कहने वाले ही होते हैं कि देखते हैं दादाजी दोबारा किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। दिवाकर जी दादाजी को आवाज लगाते हुए कहते हैं, बाबूजी कोई बात है क्या जो आप हमें नहीं बता रहे हैं और अकेले ही परेशान हो रहे हैं। दिवाकर जी के इस तरह पूछने से दादाजी कहते हैं, बेटा आज जब हम पंडित जी की से मिलकर वापस आ रहे थे तो पंडित जी कहने लगे, ठाकुर साहब और उनका परिवार हमसे मिलना चाहता है, उन्हें हमसे कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए वह सभी कल हमारे घर आ रहे हैं। बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ठाकुर साहब को ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी जो वह अपने परिवार के साथ हमारे घर आ रहे हैं। अगर उन्हें कोई बात ही करनी थी तो हमें बुला लेते, हम ही बड़ी हवेली चले जाते हैं। अब तुम तो साधु ठाकुर को जानते ही हो, हम नहीं चाहते कि वो हमारे घर में आए, हमारे घर में बहू बेटियां हैं, हम उसे नीच इंसान को अपने घर में नहीं आने देना चाहते थे, पर हम पंडित से यह बात नहीं कह सकते थे, इसलिए हमें बस थोड़ी सी चिंता हो रही है। अपने पिता की बात सुन दिवाकर जी को भी थोड़ी चिंता होती है, पर वह अपने पिता को दिलासा देते हुए कहते हैं, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, जरूरी थोड़ी ना कल साधु ठाकुर कल बड़े ठाकुर के साथ आए और फिर हम सभी तो है ही घर में, ऐसे थोड़ी ना कोई हमारे ही घर में हमारी बहू बेटियों को कुछ भी कह देगा। दादाजी को दिवाकर जी की बात सही लगती है और वह दिवाकर जी से कुछ देर कल के बारे में बात करके उन्हें सोने के लिए भेज देते हैं और खुद भी सो जाते हैं। निशा का कमरा। निशा आज मंदिर से आने के बाद बहुत थक गई थी। निशा जैसे ही बेड पर लेती है उसे नींद आ जाती है। रात के 11 बजे निशा का फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। आरोही जो पानी पीने के लिए उठी थी, फोन वाइब्रेट होता देख फोन उठाती है तो देखी है अर्जुन की कॉल आ रही थी। आरोही थोड़ा हिचकिचाते हुए निशा का फोन उठाती है तो उधर से अर्जुन की आवाज आती है, बीवी तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी। अर्जुन की बात सुन आरोही थोड़ा गला साफ करने का नाटक करते हुए कहती है, जीजा जी मैं आरोही बोल रही हूँ। दीदी आज घूमने के बाद थोड़ा थक गई थी, इसलिए जल्दी सो गई, क्या मैं उन्हें उठा दूँ। आरोही की आवाज सुन पहले तो अर्जुन को थोड़ा अजीब लगता है, फिर वो कहता है, नहीं आरोही उसे सोने दो, मैं कल बात कर लूँगा, और फोन कट कर देता है। आरोही ही मुस्कुराते हुए निशा का फोन एक साइड में रख देती है और निशा की तरफ देखते हुए बहुत ही प्यार से निशा के बालों में हाथ फेरती है और पानी पीकर अपनी जगह पर सो जाती है। अगली सुबह निशा तैयार होकर जल्दी जल्दी नीचे आती है। आज निशा को उठने में थोड़ा लेट हो गया था। निशा नीचे आती है तो देखी है कि घर में किसी मेहमान के आने की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही थी, सभी कामों में व्यस्त थे। निशा रसोई में जाकर अपनी माँ से पूछती है, माँ यह आज घर में इतनी तैयारी क्यों हो रही है, क्या कोई आने वाला है। शालिनी जी निशा को देखकर कहती है, हाँ बेटा आज कोई तुम्हारे दाद से मिलने के लिए अपने परिवार सहित आ रहा है, तो जल्दी से नाश्ता कर लो, अपनी माँ की बात सुनो। निशा कहती है, ठीक है माँ, आप मेरा और आरोही का नाश्ता दे दीजिए, हम कमरे में ही कर लेंगे। शालिनी जी निशा को नाश्ता गरम कर देती है। निशा आरोही और अपना नाश्ता लेकर ऊपर कमरे की तरफ चली जाती है।
निशा कमरे में जाकर नाश्ता बेड के पास रखती है कि तभी आरोही कमरे में आती है। निशा आरोही को देखकर कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गई, चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर मुझे माँ की रसोई में मदद करने जाना है। निशा आरोही की बात सुन कहती है, दी क्या घर में कोई आने वाला है? मैंने अभी बाथरूम से आते वक्त देखा। सभी कामों में व्यस्त थे। पारुल दीदी और मीरा दीदी घर की सफाई कर रहे थे और नैना सारे पर्दे और कुशन कवर बदल रही थी। आरोही की बात सुन निशा कहती हैं, हाँ शायद दादाजी के कोई दोस्त पहली बार अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, इसलिए इतनी तैयारी चल रही है। अच्छा चलो जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, हम भी बाहर सबकी मदद कर देते हैं। निशा आरोही अपना नाश्ता करने लगते हैं। तभी आरोही के कल रात में आए अर्जुन की कॉल की याद आती है और वह निशा को थोड़ा छेड़ते हुए कहती है, लगता है कोई किसी को बहुत मिस कर रहा है, इसीलिए रात के 11 बजे तक कॉल आती हैं। निशा का ध्यान जो पूरी तरह से अपने नाश्ता करने में था, आरोही की बात सुन उसके हाथ रुक जाते हैं और वो कंफ्यूजन में आरोही की तरफ देखती है। निशा को अपनी तरफ देखता पाकर आरोही उसे टीजिंग स्माइल पास करती है। आरोही की ऐसी स्माइल देखकर निशा को कुछ गड़बड़ लगती है और उसका ध्यान बेड के पास पड़े अपने फ़ोन की तरफ जाता है। निशा अपना नाश्ता छोड़कर अपने फ़ोन के पास जाकर फ़ोन उठाकर देखती है तो अर्जुन के 30 मिस कॉल आए थे। इतने सारे मिस कॉल देखकर निशा के चेहरे पर थोड़ी परेशानी की लकीरों आ जाती है और वह तुरंत अर्जुन को कॉल बैक करती है, पर अर्जुन अपना फ़ोन नहीं उठाता। निशा 2-3 बार दोबारा कोशिश करती है, पर हर बार निशा के हाथ निराशा ही लगती है। आरोही निशा को कॉल करता देखकर कहती है, कोई बात नहीं दीदी, बाद में बात कर लीजिएगा, क्या पता जीजू अभी मीटिंग में हो और मैंने रात में उनसे बात की थी। आरोही की बात सुन निशा कहती है, क्या कहा था उन्होंने? क्या वह मुझ पर गुस्सा कर रहे थे? आरोही निशा की बात सुन कहती है, नहीं दीदी ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, जीजू ने जब मैंने उन्हें बताया कि आप थक गई है और सो गई है तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, आपको सोने दे। आरोही की बात सुन निशा को थोड़ी अच्छा लगता है। निशा को अर्जुन की गुस्से से बहुत डर लगता था और यहाँ आने से पहले अर्जुन ने जो जो रोल कहे थे वह सब निशा को बहुत अच्छी तरह से याद थे और वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उसके कॉल पिक न करने पर अर्जुन को बहुत गुस्सा आया होगा। पर आरोही की बात सुन अब निशा को थोड़ा सा अच्छा लगता है और वह बात को कॉल करने का सोचकर दोबारा से नाश्ता करने लगती है। आरोही और निशा दोनों बातें करते हुए नाश्ता करती हैं और फिर दोनों नीचे आकर घर वालों की मदद करने लगती है। कुछ समय बाद निशा के घर के बाहर 2 गाड़ियां और एक जीप एक साथ आकर रुकती है। आस पड़ोस के लोग जैसे ही गाड़ियां रुकने की आवाज सुनते हैं सभी उसे तरफ देखने लगते हैं। गाड़ियों में से ठाकुर परिवार को उतरता देख सभी अपने नज़र झुका लेते हैं। सबसे पहले एक आदमी एक आगे वाली गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो उसमें से सज्जन ठाकुर बाहर निकलते हैं और फिर पीछे से दयावती जी और उर्मिला जी निकलते हैं। वहीं उसके पीछे की गाड़ी से साधु ठाकुर बाहर निकलता है। निशा के दादाजी और दिवाकर जी ठाकुर परिवार का स्वागत करने के लिए बाहर खड़े थे। दूसरी गाड़ी से साधु ठाकुर को उतरता देख दादाजी और दिवाकर जी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, पर फिर दिवाकर जी अपने पिता को आंखों से शांत रहने का इशारा करते हैं और ठाकुर परिवार का स्वागत कर उन्हें घर के अंदर लाते हैं। आधे घंटे बाद पूरा ठाकुर परिवार आंगन में लगे कुसीरियों पर बैठा था। घर की औरतें रसोई घर में ताज़ा नाश्ता तैयार कर रही थी। पारुल और मीरा एक एक करके सारा नाश्ता आंगन में एक टेबल पर लाकर रखने लगते हैं। रसोई में काम कर रही निशा को देखकर उसकी बड़ी मम्मी कहती हैं, बेटा ये चाय आप सभी को दे आओ। पारुल और मीरा थक गया है सुबह से काम करते हुए। अपनी बड़ी मम्मी की बात सुन निशा कहती है, ठीक है बड़ी मम्मी, लाइए पारुल और मीरा तुम दोनों रहने दो, चाय में दे आती हूँ। निशा चाय लेकर बाहर जाने लगती है कि मीरा उसे कुछ कहने वाली होती है कि पारुल उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और निशा को जाने का इशारा करती है। निशा सभी के लिए चाय लेकर आंगन में आती है। रसोई में मीरा पारुल से कहती है, दीदी आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि वह साधु ठाकुर कितना कमीना इंसान है, कैसे मुझे और आपको घूर रहा था।
मीरा की बात सुन पागल कहती है वो सिर्फ वहां पर चाय देने गई है, चाय देकर वापस आ जाएगी तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वही आंगन में साधु ठाकुर की नज़र जैसे निशा को देखती है उसकी नज़रें उसे पर ठहर जाती हैं। निशा न एक बहुत खूबसूरत था अनारकली ड्रेस पहना था। निशा ने अपने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं किया था, फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। निशा को देखकर दयावती जी और उर्मिला जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दिवाकर जी निशा को चाय रखकर अंदर जाने का इशारा करते हैं। निशा जैसे अंदर जाने होती है कि उर्मिला जी उसे रोक लेती है और कहती है कि माँ जी यह सही वक्त है, अब हमें बता देना चाहिए कि हम आखिर विधायक जी के घर क्यों आए हैं। अपनी बहू की बात सुन दमयंती की कहती है, हाँ बहुरिया तुम ठीक कह रही हो, तो विधायक जी आप पूछ रहे थे ना कि हमारा ऐसे अचानक आना कैसे हुआ, तो हम अपने पोता साधु के लिए तुम्हारे नातिन का हाथ मांगने के लिए आए हैं। दमयंती जी की बात सुन कि दादाजी गुस्से से खड़े हो जाते हैं। दादाजी को खड़ा देख निशा के पापा, बड़े पापा और चाचा जी भी खड़े हो जाते हैं। दादाजी गुस्से में सज्जन ठाकुर की तरफ देखकर कहते हैं, बड़े ठाकुर जी आपकी माताजी क्या कह रही हैं, आपके बेटे की तो पहले से ही शादी हुई है, तो आप अपने शादीशुदा बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर कैसे आ सकते हैं। दादाजी की तुझसे बड़ी आवाज सुन रसोई घर से सभी औरतें निकालकर आंगन के पास आ जाती हैं। दादाजी की ऊंची आवाज सुन सज्जन ठाकुर खड़े होते हुए कहते हैं, आवाज नीचे विधायक, अभी तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हमारे सामने खड़े होकर बात कर सके और तू यहाँ हमारे माँ की बात को काटने की कोशिश कर रहा है। सज्जन ठाकुर का दादरी से इस तरफ बात करता देख घर में सभी को बहुत गुस्सा आता है। दिवाकर जी जैसे कुछ बोलने वाले होते हैं कि दादाजी उनका हाथ पकड़कर मन कर देते हैं। दयावती जी दादाजी की तरफ देखकर कहती है, इतना भी कहे चिल्ला रहे हो विधायक, हमने कौन सा तुमसे तुम्हारी विधायक की छीनने की बात कह दी है। और सज्जन ठाकुर की तरफ देखकर कहती है, और बेटा तुम भी थोड़ा आराम से हमें इस घर में रिश्ता करना अपने पोते का। अपनी माँ की बात सुन सज्जन ठाकुर गुस्से में दादाजी को घूरते हुए चुप हो जाता है। दयावती ती दादाजी की तरफ देखकर कहती है, हमने फैसला ले लिया है, हम तुम्हारी उस पोती से अपने पोते की शादी करेंगे और दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं है। मर्द तो कई शादियां कर सकते हैं, पहले के राजा महाराजा की तो कितनी ही रानियां हुआ करते थे। क्या हो जाएगा अगर हमारे पोते की 2 शादी हो जाएगी। दयावंती जी की उंगली देखकर घर में सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और शलिनी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह हैरानी से अपने पति राम जी के तरफ देखती है। निशा हैरानी से अपनी तरफ उठी उंगली को देख रही थी। राम जी जैसे ही कुछ बोलने वाले होते हैं, दादाजी निशा की तरफ उंगली देखकर कहते हैं, माफ कीजिएगा पर ऐसा नहीं हो सकता, पहले तो मैं अपनी किसी भी नतिन की शादी आपके अप्याश पोते से नहीं करने वाला था, पर फिर भी आपने मेरी जिस नतिन की तरफ उंगली की उसकी शादी में आपके पोता से नहीं करूं, और मैंने अपनी बेटी के लिए पहले से ही रिश्ता देख लिए है। दादाजी का इस तरह इस्तेमाल करना सज्जन ठाकुर और उनकी माता को अपनी बेइज्जती लगती है। और साधु ठाकुर अपनी बंदूक दादाजी के सर पर रखते हुए कहता है, क्या बे बुद्धा, कुछ ज्यादा ही तेरी जुबान नहीं चल रही है, तू मेरी दादी को मन करेगा बोल तो अभी तुझे भगवान के पास भेज दूं। साधु ठाकुर के ऐसे दादाजी पर बंदूक तानने से घर के सभी लोग डर जाते हैं। दयावती जी साधु ठाकुर को शांत करने के लिए कहती है, रे बिटवा क्यों खुशी के माहौल में किसी का माता मानना, मुझे लड़की बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि तू इससे शादी करके मुझे पर दादी बना दे। अपनी दादी की बात सुन साधु उठाकर निशा को अपनी हवस भरी नजरों से देखने लगता है। शालिनी जी जल्दी से निशा के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, जिससे साधु ठाकुर को शालिनी जी पर बहुत गुस्सा आता है। दादाजी बिना किसी डर के सज्जन ठाकुर की तरफ देखते हुए कहते हैं, देखिए ठाकुर साहब, मैंने अपनी उसे नातिन के लिए रिश्ता बहुत पहले से ही देख लिया है और मैंने उन्हें जुबान दी है, अगर मेरी नातिन की शादी हो गई तो सिर्फ मेरे दोस्त गिरजापुर के ठाकुर जसवंत लाल के पोते अमर ठाकुर से। अब आप लोग मेरे इस घर से जा सकते हैं। जहां दादाजी की बात सुन राम जी और शालिनी जी दादाजी की तरफ देखने लगते हैं, वही कोई ऐसा भी था जिसे यह बात सुनकर निशा से जलन होने लगती है, और यह कोई और नहीं हमारी प्यारी पारुल थी, जो अपने प्यार अमर ठाकुर के साथ निशा की शादी होने का सुनकर उसे गुस्से में घूरने लगी थी।
वही दादाजी की बात सुन सज्जन ठाकुर दादाजी की तरफ देखते हुए कहता है, विधायक ये तूने ठीक नहीं किया, हमारी बेइज्जती करके तूने अपने परिवार की मौत बुलाई है। अब चाहे कुछ भी हो जाए ये लड़की तो सिर्फ मेरे बेटे की ही पत्नी बनेगी। और गुस्से में अपने पूरे परिवार को लेकर चले जाते हैं। दादाजी उनके चले जाने के बाद दिवाकर जी की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा हमें लगता है कि मैं जल्द से जल्द निशा की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि यह साधु ठाकुर जरूर कुछ ना कुछ करेगा। मैं जल्द ही अपने दोस्त को फोन कर इस पूरे मामले के बारे में बताता हूँ और हम जल्दी निशा की शादी कर देंगे। और अपने बेटे राम जी की तरफ देखकर कहते हैं, क्यों राम बेटा तुम क्या कहते हो? सज्जन ठाकुर और साधु ठाकुर बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। अगर उनकी नज़र में हमारी बिटिया आ गई है तो हमें जल्द से जल्द अपनी बिटिया की शादी कर उसे उसके घर भेज देना चाहिए, नहीं तो यह एक घटिया इंसान है, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। निशा जो इतनी देर से सबकी बातें सुन रही थी वह अपने पिता की तरफ देखकर कहती है, पापा और माँ आप सभी अपना सामान पैक कर लीजिए, हम आज ही घर वापस जाएंगे। और सभी को एक बार घूरते हुए अपने कमरे की जाने लगती है। निशा अपने कमरे की तरफ जाने लगती है कि दादाजी अपनी ऊंची आवाज में रहते हैं, तुम सब कहीं नहीं जाओगे, हमने अपने दोस्त को जबान दी है और हम तुम्हारी शादी अपने दोस्त के पोते के साथ कर रहेंगे। दादाजी की बात सुन निशा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह दादाजी के सामने आकर खड़ी होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर रहती है, आप किसकी शादी करेंगे उससे? मेरी तो सुनिए, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। तो आप सभी कमेंट करके बताइए दादी जी का क्या रिएक्शन होगा।